राष्ट्रीय अवार्ड भी उस फिल्म को मिला है और साथ ही साथ शब्द ध्वनि के माध्यम से उनका अभिनंदन और स्वागत जो है किया जा रहा है डॉक्टर महाकवि कुंवर बेचैन फाउंडेशन डॉक्यूमेंट के आमो आका एक और इस बार मंच की तरफ से आ रही है एक ताली। मेरा प्रणाम हमेशा करें। क्या बात है। फिल्मी करियर में जो शुरुआत की तो उसी फिल्म चौरानवे की जब देखते हैं एक किरदार अपनी आवाज से, क्योंकि जब बच्चा घर आता है तो कुछ ही लोग जो है आज के दौर में ऐसे हैं जो लगभग हर तालियां जरा। एक माँ और बाप की दिन रात की मेहनत से बनता है घर, और बुलडोजर माँ के गहने बेचकर, बाबा की तनख्वाह आधी लेकर, बच्चों का पेट काट कर बनता है घर। और बुलडोजर कितनी ही रातें जाग कर काटता है बाप, कितनी ही रातें जाग कर काटता है बाप। माँ भी कुछ दिन एक ही साड़ी में गुजारा कर लेती है ताकि सर ढकने के लिए एक छत तो मिले। बहुत अच्छा। तिनका जोड़कर सपनों का महल बनाते हैं ये मामूली लोग। तिनका जोड़कर सपनों का महल बनाते हैं ये मामूली लोग, जिनके ओटो की अब बुलडोजर वालों को जरूरत नहीं। जिनके ऑटो की अब बुलडोजर वालों को जरूरत नहीं। उनके पास ऑटो पर बुलडोजर चलाने वाली मशीन जो आ गई है। मैं हूँ, सभी कुछ है वही, लेकिन कोई तो है यहाँ जिसकी कमी महसूस होती है। वे अदब को फूल लाया हूँ अकीदत के, यहाँ पर आज जिसकी खामोशी महसूस होती है। यहाँ पर आज जिसकी खामोशी महसूस होती है। और एक शेर सुन लें कि मेरे सामने मेरी कौम के सभी बेकसों का सवाल है। मेरे सामने मेरी कौम के सभी बेकसों का सवाल है। तू अलग नहीं मेरे हमनशीं, तेरी चाहतों का ख्याल है। किसी रोज तू मेरे साथ चल, मैं यतीम बच्चों में ले चलूं। किसी रोज तू मेरे साथ चल, मैं यतीम बच्चों में ले चलूं। तुझे जिंदगी का पता चले ये गमों से कितनी निढाल है। तरीके से वो बात करते हैं और इतना मजेदार बातें करते हैं और इतना अच्छा उनका कुंवर बेचैन जी को लेकर कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, कितना कुछ याद है उनको, सब कुछ। मैं रियली सैल्यूट। ये बात बता रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं कवि नहीं हूँ। ये बात सबको पता भी है, जिन्होंने पहले सुना है। 2 साल 2 बार आ चुका हूँ। क्या इसमें भी प्रॉब्लम है भाई? हाँ, तो उसको बंद कर दो। हाँ, और ये देखो, हेलो, कवि थे जो हास्य कवि थे, और उनका जो स्टाइल था, तो उनकी कि हाई कमान ने एक नेता को पार्टी से निकाल दिया, यूं समझिए कि हीरे को कांच समझकर कीचड़ में डाल दिया। मगर नेताजी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले दिन एक पान की दुकान खोली, जिसे देख हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली कि देखो ना, भाग्य की भी क्या विडंबना है, बेचारे कल तक नेता थे, आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा बेवकूफ, वो कल भी चूना लगाते थे, आज भी चूना लगा रहे हैं। राजा थे, राजेंद्र राजा। और उनकी एक कविता थी जो मैं हमेशा सेकंड नहीं आया, कभी फर्स्ट ही आया कॉलेजों में। उसके फटे पुराने सरे से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आ गई। उसके फटे पुराने सरे से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आने लगी। और रह रहकर यही बात मन को सताने लगी कि अगर ये कमबख्त इन जूतों को पहनकर 21वीं सदी में चला गया तो इस कमबख्त का कुछ नहीं जाएगा, मगर हमारी सरकार के नाक रोज कटवाएगा। यही सोचकर मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसे बुरी तरह धमकाया। क्यों जनाब, आपने जूते कब और कहां से खरीदे हैं, और जरा सच सच बताइए कौन सी सदी के हैं।
तो बोला कि बाबूजी मेरी ऐसी औकात कहां कि मैं जूते खरीद सकूं, ये तो आप जैसे किसी बाबूजी ने पुराने समझकर फेंक दिए थे, मैं इन्हें नए समझकर उठा लाया था। मेरा ये काम मेरी पत्नी को बहुत पसंद आया था। तो मैंने पूछा आपने इन पर पॉलिश कब से नहीं करवाई? तो बोला आप ये क्यों नहीं पूछते कि रोटी कब से नहीं खाई? मैंने बोला कि आपने इन पर पॉलिश कब से नहीं करवाई? तो बोला आप ये क्यों नहीं पूछते कि रोटी कब से नहीं खाई? मैंने कहा आप रोटी खाइए या मत खाइए, लेकिन अगर 21वीं सदी में जाना है तो जूतों पर पॉलिश करवाइए। अरे ये क्या यही जूते पहनकर 21वीं सदी में जाओगे? क्या सरकार की पूरी कटाओगे? तो बोला कि बाबूजी आप इसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये 21वीं सदी आखिर क्या बवाल है? मैंने कहा कमाल है, लगता है घर में टेलीविजन नहीं रखते हो, समाचार पत्र भी रोज नहीं पढ़ते हो। अरे मेरे दोस्त 21वीं सदी वो सदी है जहां जाने के बाद हर आदमी हर तरह से खुशहाल होगा, जहां कोई भूखा नंगा न कंगाल होगा, जहां हर काम बस कंप्यूटर किया करेगा और आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा। मैं पिछले 4 दशकों से जो पर्दे पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूं, तो ये आप देखते होंगे, मुझे गालियां देते होंगे। वो गालियां तो मेरे कानों तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन हाँ, आपकी तालियां यकीनन मेरे कानों में रहती थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं वंदना जी और शरद जी का। आज इन्होंने मुझे एक अवार्ड से सम्मानित किया गया और इससे ज्यादा सूटेबल अवार्ड किसी और को नहीं मिल सकता, जिसका नाम है, पढ़ लीजिए, कुंवर बेचैन काव्य कुटुंब सम्मान। इससे ज्यादा कोई और डिजर्विंग हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले 53 साल से जो पता नहीं कितने कुटुंब उजाड़ चुका है, कितने कुटुंबों को जिसने बर्बाद किया है, आज उसको इस कुटुंब अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो आज का जलसा है, इसका सेहरा जो है वंदना जी के सर पर है, एक बेटी के सर पर है। ये करती है, और विडंबना की बात यह है कि हम हमेशा कहते हैं कि बेटी पराया धन। अरे बेटी सिर्फ शादी के बाद तो बेटा जोड़ू का गुलाम हो जाता है, जो ससुराल जाकर भी अपने माता पिता के टच में रहती है, उनकी देखभाल करती है, उनका ख्याल रखती है। और यही सबूत है वंदना जी और शरद जी। अब पता नहीं शरद जी सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं या बीवी के डर से करते हैं, ये तो वही बता सकते। बहरहाल बेचान जी के बारे में ये कहूंगा, कुंवर बेचान जी के बारे में यह फैसला करना बहुत मुश्किल है कि वो एक महान कवि थे या महान इंसान थे। वो कवि थे, उनके लिए मेरे ख्याल से कवि थे का शब्द उचित नहीं है। वो तो हैं, वो हैं और हमेशा रहेंगे। वो फन के, कला के बादशाह थे और तबीयत के फकीर थे। वो फकीर बादशाह थे। आज उनकी याद में ये फंक्शन रखा गया है और कितने उनके चाहने वाले आज आए हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। जैसा कि मेरे छोटे भाई रवि यादव ने उनके बारे में बताया कि जो भी उनके पास अपनी किताब लेकर जाता था तो 100 रुपए उसे शगुन देते थे। ये एक इंसानियत है और यही वजह है कि आज उन्हें याद किया जा रहा है बतौर कवि
और बतौर इंसान। देखिए, यहां अगर मैं थोड़ा उर्दू में कहूंगा कि क्या शब्द है उसका, कि ऐसा से कमतरी में मुब्तला हो गया हूं, क्योंकि मैं कोई कवि या शायर नहीं हूं, और जो कलाम मैंने सुने हैं पिछले 4 घंटे में, मैं वाकई चकित हो गया हूं। इतने अच्छे, इतने रोशन ख्यालात मैंने सुने। ना तो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। को जगह मिली, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। आती ना तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, आती ना तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने। डॉक्टर कुंवर बेचैन के आज कार्यक्रम में हमारे जाने माने रजा मुराद जी मौजूद हैं और हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे जो आज गाजियाबाद में आए हुए हैं। हाँ, यहाँ एक समारोह है, एक जलसा है। कुंवर बेचैन साहब की याद में ये समारोह, ये जलसा रखा गया है, जिसमें आज मुझे सम्मानित किया गया है। भव्य कुटुंब सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है। कवि सम्मेलन भी था और शायर भी थे, मुशायरा भी था, कवि सम्मेलन भी था। कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी, शायरों ने अपना कलाम सुनाया। तो ये एक गंगो जमनी से तहजीब का ये एक बहुत अच्छा जो है उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मुझे बहुत अच्छा लगा। रजा साहब, अभी तक 500 से फिल्में अधिक आप बना चुके हैं और शहर की जानी मानी पूरे हिंदुस्तान के में आप एक नाम है। तो आपने जो 500 से फिल्म तो अधिक बनाई है, उसमें समथिंग कौन सी फिल्म ऐसी सुपर हिट रही है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपको आपका रोल ने उसमें चर्चित हुआ है? देखिए, फिल्में तो बहुत सी फिल्मों ने डायमंड जुबली की है, गोल्डन जुबली की है, सिल्वर जुबली की है। फिल्में तो बहुत हिट हुई हैं और ये कहूँगा कि जो मेरा सबसे फेवरेट रोल है वो हिना में मैंने किरदार किया था, पुलिस ऑफिसर का। तो वो मेरा जो है सबसे पसंदीदा रोल है जी। इसके अलावा सर जानकारी, जैसे कि आप इस कवि सम्मेलन में जो आए थे, इसमें कभी आपको शौक था जी? कविता का भी शौक है आपको? हाँ, कविता कहना तो नहीं आता, शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कविता पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कविता हो या गज़ल हो या नज़्म हो, उसे पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके चाहने वाले आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसा कोई डायलॉग कहेंगे ताकि डायलॉग सुना चुका हूँ। नहीं, थोड़ा सा जरा कैमरे के सामने। आप बड़े भाई हैं, क्या करूँ? एक कोई अच्छा से डायलॉग सुना है, जिंदगी भर के लिए आप कैद हो जाएं आपसे। हाँ, हरियाली के फूल तो बहुत देखे हैं, रेगिस्तान का फूल आज पहली बार देख रहा हूँ। कसम से बहुत खूबसूरत हो। घर का दूध चाहे कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, बाहर की चाय पीने का कुछ मजा ही और होता है। गाजियाबाद में आप आए, आपको कैसे महसूस हुआ? हमेशा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, अपनाहत लगती है, बहुत प्यार करते हैं लोग देखते। गाजियाबाद निवासियों कुछ कहना चाहेंगे? आई लव देम, आई लव देम, आई लव देम। मुझे तुमसे प्रेम है गाजियाबादी, मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे तुमसे प्रेम। ये थे हमारे रजा मुराद जी, जो कि हज़ारों के चाहने वाले, हज़ारों दर्शकों के यहाँ पर जो मौजूद हैं और जो यहाँ पर सभी के जो एक यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जो एक कवि महाकवि रहे हैं, उसी में आज आए हुए हैं। और आने के साथ साथ में जो उन्होंने अपने बारे में बताया और जानकारी दी, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं, जो कि हिंदी भवन गाजियाबाद लोहिया नगर के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और आगे दिखलाएंगे। क्योंकि जो हमने आपको बताया और आपको जो दिखाया डॉक्टर कुंवर बेचैन के, उसमें जो रजा मुराद जी आए और रजा मुराद ने जो यहाँ पे गाजियाबाद के निवासियों का एक दिल जीता और उनको कुछ बताया।
आगे देखेंगे। ओके, आज हम गाजियाबाद के अंदर डॉक्टर कुंवर बेचन जो कवि महाकवि हैं उन्हीं की आज जो कार्यक्रम फाउंडेशन जो किया गया था उसी में हमारे यशपाल जी आए हुए हैं। हम जानकारी लेते हैं और आगे वार्ता करते हैं। कार्यक्रम में आपका गाजियाबाद में आना हुआ है दूसरी बार में, तो थोड़ा सा आपको यहाँ जरा बताइए। नहीं, आप गलती कर, तीसरी बार मैं आ रहा हूँ। मैं एक भी मिस नहीं किया हूँ, मैं तीनों बार आया हूँ और आता रहूँगा हर साल, क्योंकि अभी तो मैं कुटुंब का हिस्सा बन चुका हूँ और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पहला डॉक्टर कुंवर बेचन कुटुंब का जो सम्मान है वो मुझे मिला है। तो मैं सबसे पहला भागीदार हूँ इस परिवार का, शरद जी के और वंदना जी के और पूरी फाउंडेशन के, कुंवर बेचन फाउंडेशन जो है। तो मैं अपने आप को एक्चुअली इस काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े कवि और इतने बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं रियली अपने आप को इतना लकी महसूस कर रहा हूँ, इतना किस्मत वाला महसूस कर रहा हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। इसमें यशपाल जी आपने अभी तक 200 से अधिक फिल्में बना चुके हैं, सबसे हिट फिल्म आपकी कौन सी रही है जिसमें सबसे 200 से अधिक नहीं, तकरीबन 125 के आप, लगान में भी था, अच्छा, गंगा जल में भी था, अपहरण में भी था, बाकी राउडी राठौड़ में भी था। कपिल शर्मा के शो में आए थे ना, कपिल शर्मा रिकॉर्डिंग थी क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं थी। मैं सुना था आप कभी का आपको कभी में आने का, कभी इसमें कब से शौक हुआ इसमें? कविता को कब से शौक था? कविता का तो मैं पहले कॉलेज टाइम से ही, मैं बहुत कविता कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आता था। अभी तक कितनी आपकी? हमेशा फर्स्ट आता था, मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, कभी सेकंड नहीं आया। तो कभी तक आप कुछ पुस्तकें भी आपकी छपी हैं क्या? नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो महान कवि हैं उनकी, जैसे डॉक्टर कुंवर बेचन हो गए, डॉक्टर विमलेश हो गए, ओम प्रकाश आदित्य हो गए, राजेंद्र राजा हो गए, बहुत सारे और भी कवि हैं जिनको मैं बोलता हूँ या उनको। आज सैकड़ों की संख्या में आपके चाहने वाले गाजियाबाद में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं गाजियाबाद जैसी ऑडियंस मैंने कहीं नहीं देखी, इतने रसिक लोग, मतलब कविता का 7-8 घंटे बैठ करके आखिर तक रहना, और अभी भी देखिए ख़त्म हो गया लेकिन लोग जा नहीं रहे हैं, ये एक नशा है और गाजियाबाद की जनता को सैल्यूट है। मैं सच बता रहा हूँ कि ये जो इतना प्यार है साहित्य के लिए, कवि के लिए, कवियों के लिए और हमारे लिए, मैं उसका ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊँगा रियली। ये थे हमारे यशपाल जी जो कि गाजियाबाद में जो एक महाकवि सम्मेलन का जो कार्यक्रम किया गया था उसी में उपस्थित हुए थे और जानकारी दी और बताया। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं जो कि चाहने वाले यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे और उनका जो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। डॉक्टर कुंवर बेचन की जो महाकवि थे, आज उसी कार्यक्रम में हमें प्रतिभा सुबन जी आई हुई हैं जो यशपाल जी की धर्मपत्नी हैं। हम जानकारी लेंगे और वार्ता करते हैं सर। जी जी बोलिए। जो आज इस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा आपने जो कवि का जो शौक था आप कब से हैं और आज में कितनी पुस्तकें आपकी निकल चुकी हैं? नहीं, मेरी पुस्तकें नहीं निकली, अभी एक ही पुस्तक आई है। अच्छा। ये पहली पुस्तक है मेरी। मैं लिखती काफ़ी सालों से रही हूँ। अच्छा। लेकिन पुस्तक कभी लाने का मैंने सोचा नहीं था, पर जैसे ही मतलब अल्पना जी है या और भी बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी पुस्तक आनी चाहिए, जो आप लिखते हो वो लोगों को समझना चाहिए कि आप क्या लिखते हो। बताइए। तो ये इन्हीं लोगों का इंस्पिरेशन है, इस वजह से मेरी ये किताब आई है और अभी आगे भी आएंगी। अच्छा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कुछ है लिखा हुआ। यशपाल जी बता रहे थे कि उनको कवि का बहुत शौक है, तो आपको कब से शौक था कवि का? नहीं, मैं तो मतलब लिखती आ रही हूँ, मैं तो कॉलेज टाइम से लिखती आ रही हूँ, पर मैंने कभी ऐसे किताब छपवाने की बात नहीं सोची अच्छा। थी। जी। इसके अलावा और क्या, जैसे कि जानकारी में आया था कि आप लेखक भी हैं? जी, मैं लिखती हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ, खुद एक्टर भी हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट हूँ मैं। तो मैंने काफ़ी इसमें काम भी किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरा रुख है कि मैं एक फ़िल्म बनाने जा रही हूँ, तो वो कर रही हूँ। पर मैं लिखती हूँ, मेरा मतलब वो स्वभाव है। अभी तक कितनी फिल्मों में आपका थोड़ा सा रोल आ चुका है, कुछ आया? जी, मैं गुलजार साहब के इसमें थी, प्रेमचंद की कहानियों में थी। मैंने शामिल नेगल जी के साथ भी काम किया है, मैंने मेन रोल भी किया है फिल्मों में, ऐसा नहीं है। तो यशपाल जी से आप कब से थोड़ा सा बताएंगे जरा, क्योंकि वैसे पूछने को नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि दर्शक आपको देख रहे हैं कि कब से आप हम भाभी जी कहने का? जी, मैं और यशपाल दोनों हम लोग क्लासमेट्स हैं। अच्छा। हम लोग NSD से ही साथ हैं। अच्छा जी। तो भाभी जी बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा। 2 बेटे हैं हमारे। 2 बेटे। जी। और आगे कुछ दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे आप? गाजियाबाद में आपको कितने चाहने वाले हैं आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे?
जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने मेरी कविताओं को इतना सराखों पे लिया और मुझे और भी अच्छा कुछ करने की प्रेरणा दी। इसके लिए मैं गाज़ियाबाद वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये थी प्रतिभा जी जो कि यशपाल जी की धर्मपत्नी थी और जिनके 2 सुपुत्र हैं और उसके साथ साथ में उनका अच्छा जीवन और अच्छा सुख चैन से कट रहा है। लेकिन गाज़ियाबाद से लगाव होने के कारण और मोहब्बत होने के कारण यहाँ दर्शकों के सबके साथ में मौजूद हुई और सबसे रूबरू हुई और सबसे बातचीत करी। आगे भी कार्यक्रम चलेगा तो आगे कार्यक्रम में मौजूद होंगी। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन के साथ में पढ़ाई रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार।